this is Radhika Gaur with the session number 2 of your chapter Atoms and Molecules. And this session includes law of conservation of mass. जब भी मैं आपको सेशन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रही थी तभी मैंने आपको क्लियर किया था कि जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो तीन होती हैं. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो अभी हमारे 10th के सिलेबस से एक्सक्लूडेड है, तो हमें दो लॉज के बारे में स्टडी करना है. दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो दिस सेशन इंक्लूड्स अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो द थिंग इज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे वो स्टार्ट हुई, इसका मीनिंग क्या है, एंड ये सारी चीजें हमें इस सेशन में डिस्कस करनी है. एक्चुअली in 18th century, scientists noticed that if they carried out a chemical reaction in a closed container, then there was no change of mass. 18th century में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब वो किसी केमिकल रिएक्शन को करते हैं, किसी भी क्लोज कंटेनर में वो किसी केमिकल रिएक्शन को करते हैं, तो देयर वाज नो चेंज ऑफ मास. वहाँ पे जो मास है उसका कोई चेंज नहीं होता. अभी वो लोग सोचते हैं ऑब्वियस जब रिएक्शन हो रही है तो मास का चेंज क्यों नहीं हो रहा. तो ये वाली चीजें जब उनके दिमाग में चली तो क्या हुआ, डिस्कवरी हुई. और डिस्कवरी किसकी हुई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की. क्लियर. क्या था कि in 18th century scientists noticed that they carried out a chemical reaction in a closed container, then there was no change of mass. एक्चुअली इसी वजह से क्या हुआ, एज आई टोल्ड यू, कि किसकी डिस्कवरी हुई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की. अभी जब हमने रिएक्टेंट्स डाले, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन मास चेंज नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो लॉ होगा ना वहाँ पे, कोई तो हमारा फिक्स चीज होगा. तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे गए इसके बेसिस पे. काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि क्या जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है उसका मास चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा. जब भी हमने देखा कि नहीं ऐसा नहीं होता, मास चेंज नहीं होता, मास इक्वल रहता है दोनों का, तभी जो लेवोइजियर थे उन्होंने एक लॉ दी और उन्होंने क्या कहा, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. तो लेवोइजियर ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि जो मैटर है ना तो वो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. चाहे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जो रिएक्टेंट्स की साइड है मास, उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट की साइड रहेगा. दैट इज जो हमारा मैटर है वो ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं रिएक्शन में, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हमेशा वो क्या रहेगा, इक्वलाइज रहेगा. तो क्लियर हुआ, यदि हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो भी इक्वल ही होगा जितना हमने इनपुट दिया. क्लियर. तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू लेवोइजियर. जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है स्टेट्स दैट मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. अभी बात आती है इसका मीनिंग क्या है. एक्चुअली इट मीन्स दैट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स. जो प्रोडक्ट्स का मास होता है वो किसके इक्वल होता है, जो रिएक्टेंट्स का मास होता है. क्लियर. नो मैटर 2, 3, 4 रिएक्टेंट एक साथ रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं या फिर एक रिएक्टेंट से हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है. बट रिएक्टेंट्स के जितने भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उन सबका मास प्लस कीजिए, ऐड कीजिए. सेम जितने भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए उन सबका मास को हम ऐड करना है. तो दोनों को जब एडिशन करके देखेंगे तो दोनों का मास क्या आएगा, इक्वल आएगा. ओके. There is no change in mass during a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन में जो मास है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है. क्लियर. जो मास है वो इक्वल रहेगा, मास फिक्स रहेगा. तो समझ आया क्या, दैट द मास ऑफ प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. क्लियर. सो द थिंग इज, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, chemical reaction takes place to form calcium oxide and calcium dioxide. क्या होता है, जब भी कोई भी हमारी कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम हीट करते हैं तो रिएक्शन होती है और हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड. It has been found by experiment that if 100 grams of calcium carbonate are decomposed completely, then 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide are formed. सॉरी, क्या होता है फॉर्म, जब ही हम किसी कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है. रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर. तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट्स करे हमने, जब हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, साइंटिस्ट ने जब परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट्स, तो उन्हें क्या मिला कि जब 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं तो 56 ग्राम तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर.
तो जब भी हम कोई केमिकल कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने पे हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो अब क्या हुआ, जब हमने 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया हमें मिला 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट हमारी कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम हो गई, उसे हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला हमें 56%, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें 44 ग्राम। तो जो 56 और 44 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। दैट इज जितना वेट हमारा रिएक्टेंट का था उतना ही वेट हमारा किसका हुआ, प्रोडक्ट्स का हुआ। क्लियर। तो ये क्या प्रूफ करता है, यही प्रूफ करता है ये that in a chemical reaction mass can neither be created nor be destroyed. Clear? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है उसे ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, बस इतना हो सकता है दैट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट इज वो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्टेंट था जिसका मास 100 ग्राम था और यहाँ पे क्या हुआ, दो रिएक्टेंट्स का जब दो प्रोडक्ट्स का जब हम प्लस करेंगे मास तब 100 ग्राम के इक्वल आएगा। तो नो मैटर किस फॉर्म में वो मास अवेलेबल है, बट ये हमारा डेफिनेट रहेगा कि जो मास है वो इक्वलाइज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। क्लियर। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको हम कैसे किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। द एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स एज टेक अ क्लीन कॉनिकल फ्लास्क फिटेड विद अ रबर कॉर्क। हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेनी है और उस पर क्या लगाना है, रबर कॉर्क लगा देनी है एंड अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब हैविंग अ लॉन्ग थ्रेड टाइड टू इट्स नेक। और एक क्या लेना है, एक हमें लॉन्ग टेस्ट ट्यूब लेना है और टेस्ट ट्यूब की जो नेक है उस पर हमें एक थ्रेड से उसे टाइटली बांध देना है। ऑल थिंग्स वेट टुगेदर ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस। अब ये जो सारे एपरेटस हैं उन्हें हम एक बैलेंस पे वेट करेंगे टू फाइंड द इनिशियल मास ऑफ द एपरेटस। उससे क्या होगा, जो एपरेटस है उसका इनिशियल मास हमें पता चल जाएगा। क्लियर। क्या करना है, एक कॉनिकल फ्लास्क लेनी है, उस पर रबर कॉर्क को लगा देना है, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसकी जो नेक है उस पर हमें थ्रेड बांध देना है। जितने भी हमारे एपरेटस हैं उनको बैलेंस करना है और बैलेंस करके देखना है कि जो एपरेटस है उसका इनिशियल मास कितना है। क्लियर। यहाँ पे आप इसको मेथड को इस तरीके से देख सकते हो, ये हमारी कॉनिकल फ्लास्क हो गई, ये यहाँ पे कॉर्क हो गया, ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया जिसकी नेक को हमने थ्रेड के थ्रू बांध दिया। अभी ये हमारा जो एपरेटस है वो है, बट इसमें जो फिगर दी हुई है यहाँ पे जो सॉल्यूशन x और सॉल्यूशन y गिवन है, इसका मीनिंग हम आपको बताएंगे जब भी हम आगे मेथड कराएंगे। जो इस सॉल्यूशन x है और सॉल्यूशन y है, ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस लेते हैं हम, इनकी रिएक्शन जो है हम इन एपरेटस में कराते हैं और वो कैसे कराते हैं वो अभी आप आगे समझेंगे। तो अभी तक आपने क्या किया, आपने अपने एपरेटस का वेट कर लिया, राइट। अभी आपको क्या करना है, स्टेप 1 आपकी क्या है, टेक सम बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इन अ कॉनिकल फ्लास्क। जो हमारी कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमें क्या करना है, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेना है। क्लियर। पुट सम सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब। हमें क्या करना है, थोड़ा सा सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और उसे स्मॉल टेस्ट ट्यूब में रख लेना है। क्लियर। दैट इज जो हमारी कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया और जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने क्या ले लिया, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। नाउ लोअर इट केयरफुली इन द कॉनिकल फ्लास्क बाय होल्डिंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द थ्रेड टाइड टू इट्स नेक। अभी हमें क्या करना है, अभी हमने टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, उसे हम धीरे धीरे डिप करेंगे किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में। क्लियर। किधर से पकड़ेंगे उसे, जो थ्रेड है उसकी साइड से थ्रेड से पकड़ के हम उसे फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब को डाल देंगे। क्लियर। तो अभी हमारी फर्स्ट स्टेप में हमारे 3 पॉइंट हो गए कि जो कॉनिकल फ्लास्क है उसमें हमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया और जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसे हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया जो थ्रेड है उससे होल्ड करके। नाउ फिक्स अ रबर कॉर्क इन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। अभी क्या करना है हमें, मैंने आपको बताया था रबर कॉर्क लेनी है, तो उस रबर कॉर्क को क्या करना है, फ्लास्क के जो नेक है उसका जो माउथ है उस पर लगा देना है, सो दैट इट होल्ड्स द थ्रेड फर्मली, ऐसे कि जो वो थ्रेड है उसको वो ढंग से पकड़ सके, कैचअप कर सके। द माउथ ऑफ स्मॉल टेस्ट ट्यूब शुड रिमेन अबव द लिक्विड लेवल। हाँ, हमको एक बात और याद रखनी है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसे जब हम फ्लास्क में डालेंगे तो एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो टेस्ट ट्यूब है उसका जो माउथ है
क्लियर? जो टेस्ट ट्यूब का माउथ है वो जो फ्लास्क में जो हमारे रिएक्टेंट्स डले हुए हैं, क्लियर, जो फ्लास्क की जो लिक्विड लेवल है उससे अबव रहे, क्लियर, दैट इज जो फ्लास्क वाला लिक्विड है वो टेस्ट ट्यूब में जाने ना पाए, सो दैट द रिएक्टेंट्स डू नॉट गेट मिक्स एट दिस स्टेज। और ऐसा हम इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे हम नहीं चाहते कि जो अभी रिएक्टेंट्स है वो मिक्स हो जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है उसे लिक्विड जो है हमारा फ्लास्क में अवेलेबल उसकी लेवल से थोड़ा हाई रखेंगे। अभी क्या करना है, नाउ फाइंड द मास ऑफ द एपरेटस अलोंग विद द रिएक्टेंट्स बाय वेइंग ऑन द वैलेंस। अब क्या करना है, जो एपरेटस है उसका मास फाउंड आउट करना है। और एपरेटस का कैसे मास फाइंड आउट करेंगे, जब भी उसमें रिएक्टेंट्स दैट इज सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड प्रेजेंट है उसके साथ हम उसको बैलेंस करेंगे। इफ वी सब्ट्रैक्ट द इनिशियल मास ऑफ द एपरेटस फ्रॉम दिस मास वी विल गेट द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अभी क्या करा, अभी मैंने आपको क्या कराया था, एपरेटस का मास कराया था ना, सबसे पहले आपने एपरेटस का मास कर लिया, उसके बाद जो रिएक्टेंट्स उसमें डले हुए हैं दैट इज बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ अब हम उनका मास करेंगे। जो अभी मास आएगा दैट इज जब रिएक्टेंट्स उसमें डले हुए हैं एपरेटस में, उस मास में से हमें एपरेटस के मास को माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, रिएक्टेंट्स का मास मिल जाएगा। एंड लेट दिस मार्क्स टू बी x, इस मार्क्स को हम x मान लेते हैं। अभी स्टेप 2 में क्या है, रिमूव द रबर कॉर्क फ्रॉम द माउथ ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क फॉर अ मोमेंट सो दैट इट बिकम्स लूज। हम क्या करेंगे, जो रबर कॉर्क है उसे थोड़े से टाइम के लिए, एक मोमेंट के लिए कॉनिकल फ्लास्क के माउथ से हटा देंगे ताकि वो थोड़ी सी लूज हो जाए, मतलब कंप्लीटली नहीं हटाएंगे, बस इतना हटाएंगे कि वो हल्की सी लूज हो जाए। नाउ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन नाउ ड्रॉप्स इनटू द फ्लास्क ड्यू टू विच सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन मिक्सेस विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मैंने क्या करवाया था आपको कि जो टेस्ट ट्यूब है उसका माउथ जो लिक्विड था हमारा प्रेजेंट फ्लास्क में उससे थोड़ा एबव रखवाया था। अभी आपको क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब है उसको उसमें डिसॉल्व कर देना है, दैट इज जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है उसे उसके लिक्विड को दैट इज सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स करा देना है। क्लियर? जो टेस्ट ट्यूब है उसे ड्रॉप करा देना है फ्लास्क में, तो क्या हो जाएगा, जो बेरियम क्लोराइड है वो हमारी सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएगी। क्लियर? अभी क्या होगा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या होगा, जो बेरियम क्लोराइड है अब वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क के जो दोनों सोल्यूशन थे दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या होगा, दोनों की रिएक्शन हो जाएगी और जो बेरियम सल्फेट है उसका वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का भी फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है क्या होगा, क्या हमें वहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी अगेन फाइंड द मास ऑफ द एपरेटस। हम अगेन क्या करेंगे, जो एपरेटस है उसका मास फाइंड आउट करेंगे अलोंग विद द प्रोडक्ट्स बाय वेइंग ऑन द बैलेंस। कैसे, जो हमारे प्रोडक्ट्स उसमें अवेलेबल हैं दैट इज जो रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं वो एपरेटस में लेके हम उसका मास करेंगे। इफ वी सब्ट्रैक्ट द इनिशियल मास ऑफ द एपरेटस फ्रॉम दिस मास वी विल गेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। और यदि हम जो एपरेटस का इनिशियल जो मास था उसे अभी जो हमने मास किया उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें किसका मास मिल जाएगा, प्रोडक्ट्स का मास हमें मिल जाएगा। सपोज द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज y, सपोज करो कि जो प्रोडक्ट है उसका y है, तो क्या होगा, इफ द मास ऑफ रिएक्टेंट x इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, जो x है वो y के इक्वल आएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं द एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो एक्सपेरिमेंट है उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर दिया। तो क्लियर हुआ, हमने जो रिएक्शन हो रही थी उससे पहले मास को मास को बैलेंस किया, उसके बाद जो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जब प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो गया तो भी उसका मास हमने मेजर किया। यदि दोनों मास जो है हमारे वो इक्वल आ रहे हैं तो ऑब्वियसली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी वेरीफाइड। द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है उसकी जब रिएक्शन हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कराएंगे तो फॉर्म होगा बेरियम सल्फेट, जो एक वाइट सॉलिड होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुई, उसने क्या फॉर्म किया,
calcium oxide and carbon dioxide. When 10 gram of calcium carbonate is completely decomposed, क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 10 ग्राम है जो डिकम्पोज हो रही है, then 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म. तो क्या हो रहा है, 5.6 कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रही है. कैलकुलेट द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड. आपको बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मास कितना होगा. एंड योर टाइम्स स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 10 up. So have you answered this in your mind? Let's check out. क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है एज आई टोल्ड यू. तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होगा. तो 5.6 तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड का मास गिवन है. मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकालना है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के, क्योंकि 10 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास. तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस का 5.6, दैट इज 4.4 ग्राम. तो द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड विल बी 4.4 ग्राम. जब आप 4.4 को प्लस करोगे 5.6 में तो इक्वल हो जाएगा 10 ग्राम के, दैट इज 10 इज इक्वल टू 10, दैट इज जो राइट हैंड साइड है वो LHS के इक्वल हो जाएगी, दैट इज मास ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे. अभी हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके बारे में पढ़ा, उसका स्टेटमेंट पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा. हमने ये भी स्टडी किया कि किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाइड रहती है. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. टिल देन, गुड लक.